हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। थैंक यू गाइस। आज हम एक नई सब्जेक्ट पढ़ेंगे और नई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जैसे कि हर दिन की तरह एक नई शुरुआत होती है हमारी। कहाँ से? थॉट ऑफ द डे से। और आज भी हम उस थॉट ऑफ डे को के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इसके थॉट। ठीक है, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा थॉट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर आपको दुनिया को चेंज करनी है तो आप बस किसके द्वारा कर सकते हैं, वो है आपका एजुकेशन। तो ऐसे ही अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है गाइस, चलिए ये तो हमारा थॉट ऑफ द डे हो गया। और आज हम वीडियो शुरू करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रयोग, उसके प्रकार, किस किस तरह से उसके प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला हम ये पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, वो सब पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करेंगे। सर्वनाम किसे कहेंगे, ये कहा गया है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है। अतः संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, अर्थात सर्वनाम शब्दों का परिवर्तन वचन और कारक के अनुसार होता है, परंतु सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संज्ञा शब्दों के जैसे इनके स्थान संबंधन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये आपको थोड़ा बहुत अजब लग रहा होगा। मैं इसको आमतौर भाषा में अगर बोलूँ तो सर्वनाम क्या है यार दोस्तों, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द। संज्ञा क्या है? हमारा नाउन। सर्वनाम प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पे होता है? नाउन के बदले में। जैसे कि हम अगर महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, उनकी जीवनी लिख रहे हैं, तो वाक्य के स्टार्टिंग में हम बार बार महात्मा गांधी का नाम नहीं ले सकते। ये सुनने में हमें अजीब लगेगा और लिखने में भी। इसीलिए हम महात्मा गांधी के नाम के जगह पे क्या लिख सकते हैं? आप, वो, वे, ये सब उन्होंने। तो इनका प्रयोग जब हम करेंगे, इनको हम सर्वनाम कहेंगे। तो संज्ञा के बदले में प्रयोग होगा। और सर्वनाम एक विकारी शब्द है। आपको पता होगा कि विकारी का मतलब है परिवर्तनशील। ये किस किस के दौरान परिवर्तन होते हैं? लिंग के कारण में परिवर्तन होंगे, कारक के वजह से परिवर्तन होंगे, ये वचन के रूप में परिवर्तन होंगे और कारक के रूप में, पर लिंग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि राम के बारे में, राम एक लड़का है, सीता एक लड़की है, तो ये क्या है? लिंग है। और वहीं पर अगर हम राम के जगह पे वह लिखेंगे तो राम के जगह में भी वह लिखेंगे, सीता के जगह पे भी वो लिखेंगे, तो उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे, ये जो है सर्वनाम जो है किसी के मतलब लिंग के समय में उस लिंग के वजह से उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सर्वनाम का ये तो उसका रूप हो गया। सर्वनाम किसे कहेंगे? तो सर्वनाम का जो रूप है उसका नाम सर्वनाम क्यों है, सर्वनाम से हमें क्या सीख मिलती है, इसको थोड़ा देखेंगे। तो सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। पहला है हमारा सर्व प्लस नाम। इसके शाब्दिक अर्थ को अगर समझेंगे तो यह प्रतीत होता है सबका नाम। सर्व का अर्थ है सब, सबका नाम का मतलब है नाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, अर्थात किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए कर सकते हैं, अर्थात मैं किसी का नाम ना होकर सबका नाम है। ऐसे ही सब शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द हर किसी के जगह पे प्रयोग हो सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? सर्वनाम कहेंगे। तो ये सर्वनाम का काम क्या है? हर एक जगह पे प्रयोग होगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि सर्वनाम का अक्षरिक अर्थ क्या है, तो सर्वनाम का अक्षरिक अर्थ यही है, सबका नाम। तो दोस्तों ये था सर्वनाम। अभी आपको पता चल गया होगा सर्वनाम क्या है। तो अब हम सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसके कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों प्रयोग के दृष्टि से हम अगर देखें तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगर आपको कोई पूछे कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, तो वो 11 हैं। वो है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 ही हैं मूल सर्वनाम। पर अगर हम उसके भेद को देखें सर्वनाम के,
भेद को देखें तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो है सर्वनाम के एक एक नाम है और एक एक रूप है। 6 रूप में इसको बांटा गया है। उस भेद को धीरे धीरे से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों, जो सर्वनाम वक्ता यानी जो बोलने वाला, ठीक है, और श्रोता यानी जो सुनने वाला हो। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह आदि। एक वाक्य नीचे दिया गया है, ध्यान से देखिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे, तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3। यानी सर्वनाम का एक रूप है पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक के भी 3 रूप हैं। एक हमारा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि हमने पहले लाइन में लिखा था, जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला यानी उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला हो वो हो क्या होगा हमारा मध्यम पुरुष, और जो अन्य पुरुष होगा वो अन्य पुरुष ही है। तो इसमें क्या है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो पुरुष है इसको हम पर्सन कहेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। तो पहला हमारा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए एक एक करके समझते हैं। उत्तम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष में वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, हम ये मानते हैं दुनिया में हम सबसे उत्तम होते हैं, बेहतर होते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये जो थॉट प्रोसेस है आपको उत्तम बनाता है, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, मतलब याद रखने में, आप जिस तरह से आपको याद रखने में सही लगे उस प्रकार याद रख सकते हैं। तो उत्तम पुरुष यानी जो खुद अपने लिए आप प्रयोग करोगे वो उत्तम पुरुष में आएगा। जो भी शब्द, जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बोलूँगी तो मैं अपने बारे में मेरा नाम के बाद और क्या प्रयोग कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब, हम लोग, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सब को हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत लाएंगे। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो जहाँ पे देखना, एक वाक्य में कहीं पर भी आपको ऐसा शब्द दिखाई दे जो आप अपने नाम के बदले में प्रयोग कर सकते हैं या वक्ता अपने नाम के बदले में प्रयोग कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम उत्तम पुरुष कहेंगे। वो सारे के सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। अब हम दूसरे पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, मध्यम पुरुष। मध्यम कौन है, मैं से हम अगर नीचे आएंगे वो मध्यम हो जाएगा। तो ये क्या है, श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आप जब कुछ बोल रहे हैं, किसी को तो बोल रहे होंगे, तो उसको आप क्या संबोधित करेंगे। अगर आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं तो बार बार तो आप उसका नाम नहीं लोगे ना, तो उस नाम के बदले में आप तू, तुम, आपका प्रयोग कर सकते हो। तो उस नाम के बदले में आप जो प्रयोग करोगे उसको हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके लिए, आप लोग, आप सब, ये जो प्रयोग आप करोगे ये सारे के सारे आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। अन्य पुरुष यानी जो थर्ड पर्सन है वो क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना कर किसी अन्य का संबंधित प्रतीत हो। अगर आप और आपके दोस्त किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए आप कौन से शब्द का प्रयोग करोगे, वो अन्य पुरुष के आएगा। जैसे कि वह, यह, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उनके, इसने, ये, वे, ये लोग, वे लोग, आप, ये सारे जो शब्द होंगे आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। यानी वहाँ पे आप दोनों मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष होगा। तो उत्तम पुरुष क्या है, आप खुद हैं। मध्यम पुरुष क्या है, आपका दोस्त है। अन्य पुरुष कौन है, आप और आपके दोस्त मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपका अन्य पुरुष है। तो इससे आपको ये याद रखना है, जब आप बात कर रहे हैं उनके नाम के अलावा जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं वो कौन क्या होगा, वो आपका उसी सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आप अपने बारे में बोल रहे हैं और अपने नाम के बदले में बोल रहे हैं, उत्तम पुरुष। आप और आपके दोस्त बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्त को बुलाने के लिए जो शब्द का प्रयोग करोगे वो होगा आपका मध्यम पुरुष।
और आप और आपके दोस्त मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं और उनके लिए आप जो शब्द का प्रयोग करोगे वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। अब हमारा सर्वनाम के दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को आप सब इस तरह से संकेत मतलब सिंबलाइज करके भी याद रख सकते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम संकेत करते हैं, इसीलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसी, उसी इत्यादि। यहाँ पे आप 4 चीज याद रख सकते हो, यह, वह, वे, ये और वे। जैसे कि निकटवर्ती वस्तुओं के लिए आप एक वचन में यह का प्रयोग करोगे, बहुवचन में ये का, और दूरवर्ती वस्तुओं के लिए आप वह का प्रयोग करोगे एक वचन में, बहुवचन में वे का। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह आप पॉइंट कर रहे हो किसी जगह पे, उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक। आप निश्चित है ये मेरी ही किताब है, ये मेरी किताब है, वो उसका किताब है, या वे लोग आए हैं। ये जो सब सारे शब्द हैं ये आपके निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। थोड़ा बहुत हम अंतर देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और हमारा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, उन दोनों के बीच अंतर क्या है। अंतर क्या है, देखिए पहला एक वाक्य दिया गया है, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे वह अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में यह मेरी गाड़ी है, वो राम की गाड़ी है। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाक्य में एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात की गई है और दूसरे वाक्य में किसी चीज को पॉइंट करके यह मेरी गाड़ी है संकेत करके यानी पॉइंट करके बोला गया है, इसीलिए इसको हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसको ध्यान में रखना जब आप निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम कर रहे हैं तो। और अब हमारा तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए क्या है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, यानी आप किसी भी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ के बारे में श्योर नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आपको 2 ही चीज याद रखनी है, कोई, कुछ। ये जो सर्वनाम है ना, इन कारक लगने में इनमें इनके रूप परिवर्तन हो सकते हैं नहीं होंगे जरूर। तो इसमें आपको अनिश्चित सर्वनाम में क्या है, 2 याद रखने हैं, कोई, कुछ। और सर्वनाम के जब कारक के साथ इनका रूप आएगा तो इनमें परिवर्तन होंगे। तो कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है और कुछ सर्वनाम का प्रयोग, कुछ शब्द का प्रयोग आप अप्राणीवाचक शब्द के लिए, अप्राणीवाचक शब्दों के लिए करते हैं। प्राणीवाचक क्या है, जो सजीव है। अप्राणीवाचक क्या है, जो निर्जीव है। इतना आपको याद रखना है। तो सर्वनाम के यही रूप हैं। तो कहीं, किसी, कुछ, कोई, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखेंगे कि इनमें कि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला है, कोई आ रहा है, प्राणीवाचक। कोई हमने पढ़ा था कि कोई का प्रयोग हम प्राणीवाचक शब्दों के लिए करेंगे। कोई आ रहा है यानी सजीव होगा कोई। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अप्राणीवाचक। स्वाद में कुछ कमी है, कोई तुम्हें बुला रहा है, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। तो इसी प्रकार कोई और कुछ जो है आपके अनिश्चितवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। अब हम चौथे सर्वनाम की ओर जाएंगे। वो क्या है, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है, संबंध यानी हर वाक्य के प्रयुक्त जो शब्द होंगे वो परस्पर के साथ एक संबंध स्थापन करते होंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। वही है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ या एक पद दूसरे पद के साथ संबंध रखने का काम करेगा। तो ऐसे शब्द कौन से होंगे, जैसे कि जो, सो, उससे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। ये जो शब्द होंगे आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जो सो। यहाँ पे देखिए पहला वाक्य अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे ऊपर निर्भर करता है, या अपने रूप को पूरी तरह से लाने के लिए वो क्या करेगा, एक संबंध स्थापन करेगा। तो एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश के प्रति क्या होगा, निर्भरशील होता है। उसकी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वो दूसरे वाक्यांश के ऊपर क्या करेगा,
निर्भर करेगा, उसकी अपेक्षा करेगा। जैसे कि जो करेगा, अगर हम कह के रुक जाएं तो आप वो समझ नहीं सकते, तो जो करेगा सो भरेगा, जो सो, यह हमारे क्या हो गया है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। और संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। उदाहरण क्या है? पहला है, जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा, यानी जो काम करेगा एक वाक्यांश है उसको मिलेगा एक वाक्यांश है, पर एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है। जो उसको, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वही नहीं डरता, जो आया सो जाएगा। यहाँ पे ये जो है सर्वनाम परस्पर के साथ संबंध स्थापन करने के लिए हमें दिखाई दे रहे हैं कि परस्पर के साथ एक संबंध स्थापन करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ये हमारा फिफ्थ सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही इसके नाम से प्रश्न है, तो जहाँ पे हम किसी के बारे में प्रश्न पूछते हैं, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, कहाँ, क्यों, किसे, जिसे हम इंग्लिश में WH वर्ड कहेंगे, वो सारे के सारे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के ही कह रहते हैं। जैसे कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे उसके साथ कौन, WH वर्ड किसी भी होगा, कौन, क्या, कैसे, किन्हें, किस, ये सारे जो शब्द होंगे इनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। ये कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से देखिए क्या है। पहला है, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। तो क्या, कौन, कैसे, ये सारे शब्द आपके सर्वनाम शब्द जो हैं आपके प्रश्नवाचक कहलाते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे तुम भी है। अगर ये भी हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि ये जो तुम शब्द है ये भी तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में आ सकता है ना, मध्यम पुरुष होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और उसी प्रकार और क्या है, और वहाँ है, वहाँ कौन खड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, निश्चितवाचक सर्वनाम के रूप में नहीं ले सकते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में देखिए, ध्यान दीजिए, इसके लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क ही तय करता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे या आपके अन्य सर्वनाम होंगे। तो इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आप लिख रहे होंगे तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमारा लास्ट जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है, जैसे ही इसके नाम से है निजवाचक, निज यानी खुद, अपना। तो क्या है ये, जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम, अन्य के निजत्व का बोध कराता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसको आप अलग रूप से भी याद रख सकते हैं। जहाँ अगर आप खुद के बारे में लिख रहे हैं कि मेरा नाम सीता है, मैं 10वीं का छात्रा हूँ और मैं खुद अपना खाना बनाती हूँ, इस प्रकार का तो आप अपने लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने नाम की जगह पे बार बार तो आप अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप मैं, खुद, स्वयं, अपने आप, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप अपने खुद के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे, अपने लिए ही बोलोगे, वो सारे के सारे आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आप, अपने आप, खुद, निज, स्वयं, स्वतः, ये सारे क्या होंगे, आपके निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे कि मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वो स्वयं गाड़ी चला सकता है, मैं खुद वहाँ आ सकती हूँ, ये सारे शब्द जो होंगे ये आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण बनेंगे। देखिए, निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, ध्यान से पढ़िए। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, अपना, स्वयं भी हो सकता है, वहाँ पे निजवाचक होगा। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, अपने आप। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगी, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगी। ये जो है अपने, अपने, आप, स्वयं, खुद, ये सारे के सारे आपके जो सार्वनामिक शब्दों से अपने उसका वो जो है वो सारे के सारे आपके निजवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है निजवाचक सर्वनाम के रूप हैं, इनको आपको याद रखना है। ग्रामर एक सिंपल चीज़ है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जिस तरह से हम मैथ को रट नहीं सकते उसी प्रकार हम ग्रामर को रट नहीं सकते, उसको आपको याद रखना होगा, उसके कुछ नियम हैं। और थोड़ा बहुत अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हैं, तो उसको थोड़ा नज़र रखिए कि कहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, तो आप खुद
इसको संभाल जाओगे। तो आज का हमारा जो सर्वनाम है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए। और दोस्तों कोशिश करिए समझने के लिए, समझ जाएंगे। और थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए, इस तरह से आगे पढ़ते रहिए। और जो भी हो आपको अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू दोस्तों, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।